वेलकम ऑल। हम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले ये आओ तापी नदी को जाने के बारे में बात रखता हूँ। मेरा नाम विशाल सोनकुले, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। तापी रिवर बेसिन में रहता हूँ। और ये जो सीरीज शुरू हुआ उसके पहले हमारे जो जल बिरादरी के कोर टीम मेंबर है उन्होंने आओ नदी को जाने ऐसे एक्सपर्ट टॉक शुरू किया जून 2020 में। 44 एक्सपर्ट्स आने के बाद ऐसे डिसाइड हुआ कि फिजिकल यात्रा निकाली जाए महाराष्ट्र में अप्रैल 2021 में। लेकिन कुछ कोरोना के सेकंड वेव के वजह से ये यात्रा रुक गई। तो हमारे महाराष्ट्र जल बिरादरी टीम ने ऐसे डिसाइड किया कि ये सारा जो भी एक्सपर्ट्स के टॉक के बाद अभी हम ऑनलाइन संवाद यात्रा निकालेंगे महाराष्ट्र की। तो नासिक डिस्ट्रिक्ट से ये यात्रा शुरू हुई। नासिक के बाद जलगांव, नंदुरबार, धुलिया ऐसे करके पिछले महीने तक 29 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के कंप्लीट हो चुके हैं। जब 4 डिस्ट्रिक्ट हुए महाराष्ट्र के, जलगांव, धुलिया, नंदुरबार, बुल्ढाना, तो हम सभी लोगों ने डिसाइड किया कि आओ तापी नदी को जाने ऐसे जो भी वेबिनार सीरीज है वो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने एक टीम डिसाइड की और टीम ने डिसाइड किया कि 23 मई 2021 को पहला वेबिनार हमने लिया जलगांव डिस्ट्रिक्ट से। जलगांव के पास जो गाड़ेगांव नाम का गांव है, मॉडल विलेज, वहाँ के वक्ताए यहाँ पर हमारे साथ आए थे वेबिनार में, सागर धनाड़ जी और उनकी टीम। ऐसे जब पहला वेबिनार हुआ तो ऐसे हमने डिसाइड किया कि हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को ये वेबिनार सीरीज कंटिन्यू रखेंगे आओ तापी नदी को जाने की। तो आज हमारे 21 वेबिनार पिछले रविवार तक कंप्लीट हुए। और ये बताने में खुशी होगी कि ये वेबिनार सीरीज में महाराष्ट्र के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश से भी हमारे साथी जुड़े हैं, जो यहाँ पर आकर उनका जो भी अनुभव है वो शेयर किया। आप जैसे महानुभाव जिनका काम जमीनी पर बहुत बड़ा है, तो ऐसे ही सारे वक्ताएं यहाँ पर उनका जो भी कार्य वो रखने के लिए आते हैं। हम तो आपसे सीखने के लिए यहाँ पर जुड़ते हैं। ये हमारी किस्मत है कि हम आप जैसे महानुभावों से सीखते हैं। और ये वेबिनार सीरीज 3 राज्यों से, जहाँ से हमारी तापी नदी तापी माँ जाती है, ये 3 राज्यों से हमारा ये वेबिनार सीरीज महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से अलग अलग आप जैसे महानुभाव, जिनका किसी का 40 साल का अनुभव है, किसी का 10 साल का अनुभव है, ऐसे सारे महानुभाव हमसे जुड़े। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमें आप जैसे महानुभाव से जुड़ने की जो भी है सेवा मिली है। तो ये बात रखकर मैं आज के जो हमारे 2 वक्ता हैं जो आज हमें यहाँ पर उपलब्ध हुए, तो उनका धन्यवाद देता हूँ और उनका स्वागत भी करता हूँ। और हमारे साथ जो हमारे कोर टीम मेंबर राहुल चौहान सर है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के जो दूसरे वक्त है अमोल शिंदे सर, उनका परिचय करवा दे। शुक्रिया। थँक्यू विशाल सर. आत्ताच अभय सिंग साहेबांनी इकोलॉजी आहे, आपली जी क्लायमेट, आपली जी इकोलॉजी आहे त्याच्यावर भर टाकला आणि खरंच ह्या सगळ्या गोष्टींचा कसा फरक पडतो आपल्या पाण्यावर आणि पाणी अडवायसाठी काय करायला पाहिजे, पारंपरिक पद्धती कुठल्या होत्या ते आपण सोडून दिलेल्या आहेत, तर त्याचा कसा आपण परत विचार करायला पाहिजे त्याच्यावर त्यांनी प्रकाश टाकला आणि आपल्याला मार्गदर्शन केलं. मी त्यांचे आपल्या टीमकडनं आभारी आहे. यानंतर आपले जे वक्ते आहेत ते आहेत अमोल शिंदे सर. आमचे सिनियर आहेत आणि त्यांनी आम्हाला या पाणी अडवणे, पाणी जिरवणे आणि त्या जिरवलेल्या पाणी, अडवलेल्या पाण्याचा उपयोग करत असताना कशा प्रकारे आपण नियोजन करायला पाहिजे याच्याबद्दल मार्गदर्शन केलं आहे. सरांचा याच्यात 12 वर्षाचा दांडगा अनुभव आहे. सध्या ते साई संकेत या कंपनीमध्ये सिनियर मॅनेजर या पदावर कार्यरत आहेत आणि तसेच सोबत आम्ही जैन इरिगेशनला काम करत असताना
ते आम्हाला सिनियर होते. त्यांचा जैन इरिगेशन मधला 8 वर्षाचा अनुभव आहे. असा त्यांचा एकूण 11 ते 12 वर्षाचा अनुभव या कॅनल कमांड एरियाच्या डेव्हलपमेंट मध्ये आहे. सरांबद्दल सांगायचं म्हटलं तर सरांनी जगातल्या सगळ्यात मोठं जे ड्रीप इरिगेशनचं प्रोजेक्ट आहे, ज्याच्यावर मी पण त्याच्यासोबत काम केलेलं आहे, की जे आपलं अडवलेलं पाणी आहे त्याचं आपण नियोजन कसं करावं, ज्याचं सिंचन कार्यक्षमता म्हणजे याला म्हणतो आपण इफिशियन्सी कशी वाढवावी, याच्यावर सरांचं डिझायनिंग आणि इन्स्टॉलेशनचं फार महत्वाचं काम सरांनी केलंय. तर मी जास्त वेळ न घेता अमोल सरांना विनंती करेल की त्यांनी आज आम्हाला सर्वांना कॅनल कमांड एरियाच्या डेव्हलपमेंटवर मार्गदर्शन करा. थैंक यू राहुल. सर आपके यहाँ से आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अगर आप बोलोगे तो. हाँ हाँ यस मैं कर दूंगा सर, नो इशू. अगर स्क्रीन हो विजिबल है सके. सर? यस यस, हो सके तो आप हिंदी में बात रखोगे तो अच्छा होगा. हमारे ओके, साथ ओके, मध्य प्रदेश से साथी जुड़े हैं तो उनको ओके. अच्छा होगा. हाँ चलेगा सर, नो इशू सर. चालू करें सर? यू कैन कंटिन्यू. यस यस, थैंक यू. मोस्टली गुड इवनिंग ऑल. मेरा नाम अमोल शिंदे है. मैं अभी साई संकेत इंडस्ट्रीज में नियरली अबाउट 3 साल से एज अ सीनियर मैनेजर करके काम कर रहा हूँ. आज का राहुल ने जैसे बताया कि जैसे आज का टॉपिक मैंने लिया है कि इंटीग्रेटेड स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन फॉर कम्युनिटी बेस्ड इरिगेशन इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल कैनल कमांड सिस्टम. मीन्स जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो कैनल से हम पानी लेते थे, उसकी जगह पे जो स्मार्ट अभी सॉल्यूशंस आए इरिगेशन के, ऑटोमेशन, उससे कैसे हमारी एफिशिएंसी बढ़ाया जाए, कैसा इरिगेशन का एरिया बढ़ाया जाए, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. जैसे राहुल ने बताया, it's just my self introduction. My qualification is JAM.Tech and PhD in piping design. 12 साल का एक्सपीरियंस है मुझे. मोस्टली जैन इरिगेशन में 9 साल, उसके बाद 3 साल अभी साई संकेत इंडस्ट्रीज में. सो अब तक मैंने नियरली अबाउट 10 लाख हेक्टर के ऊपर एरिया के ऊपर एज ए प्रोजेक्ट काम किया है इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड ओडिशा. सो जो प्लानिंग है स्टार्ट से हमारे डैम से लेके फार्मर के खेत तक, उसका कैसा प्लानिंग होना चाहिए, कितने एरिया होना चाहिए, ये पूरा 12 साल का मुझे एक्सपीरियंस है. तो जस्ट हम अभी देखेंगे जो इंडिया का एग्रीकल्चर सीनियर है, इंडिया का लैंड होल्डिंग अभी नियरली अबाउट इंडिया का एरिया है 328.73 मिलियन हेक्टर्स है. उसमें से ओनली 140 मिलियन हेक्टर्स इरिगेशन का अंडर आता है. फिर भी इतना नियरली अबाउट 50% के नीचे एरिया, लेकिन फिर भी एरिया जो इंडिया का इरिगेशन एरिया है, उस सेकंड लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड. जो हमारे पास वाटर अवेलेबल है वो भी नियरली अबाउट हाईएस्ट इरिगेशन एरिया एकरेज है इन द ग्लोबली. क्लाइमेट कंडीशन हमारा 12 घंटे सनशाइन रहता है हमेशा ऑल ओवर इंडिया. मोस्टली एवरेज रेनफॉल 1800 to 1000 mm रहता है. जो बारिश रहता है वो इरेटिक रहता है. मीन्स कभी आता है, अगर 1000 में से 200 mm एक ही दिन में गिर जाता है कभी कभी. मीन्स कंटिन्यू नहीं है, जो बेनिफिशियल नहीं है फार्मर्स के लिए और इरिगेशन के लिए. लैंड होल्डिंग है जो फार्मर्स का, जो इंडिया का लैंड होल्डिंग है लेस देन 1.5 हेक्टर है. एवरेज इट इज मार्जिनल लेस देन 1 हेक्टर. जो जीडीपी था इंडिया का एग्रीकल्चर का, और 2007-8 में 16.7% था एज कम्पेयर टू नेशनल जीडीपी. जो मीन्स हम अगर चेक करेंगे वो ओवरऑल जीडीपी 57% था स्टार्टिंग में हमारा, वो अभी यहाँ पे हुआ है 16.4%. मीन्स नियरली अबाउट कंटिन्यूअसली आवर जीडीपी इन द एग्रीकल्चर इज डिक्रीजिंग ड्यू टू बिकॉज, क्योंकि हम इरिगेशन एरिया थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, लेकिन इरिगेशन का इनकम हम बढ़ नहीं रहा है हमारा. उससे इनकम फार्मर को जो मिलने वाला है वो इनकम नहीं बढ़ रहा है फार्मर्स का. अगर हम वर्ल्ड का बात करेंगे तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन अभी जो प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन है वो 247 मिलियन मेट्रिक टन अभी का है. वो 2050 का हम प्रेडिक्शन करेंगे तो उसको उस टाइम हमको चाहिए नियर अबाउट 494 मेट्रिक मिलियन टन. इतना हमको पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन उसके हिसाब से हमको फूड प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा. एक कब पॉसिबल है, जब हम हमारा जो एरिया इरिगेशन का एरिया वो इंक्रीज करेंगे, तभी ये पॉसिबल है. और हमारे पास जो वाटर अवेलेबल है ओनली 1137
बिलियन क्यूबिक मीटर हमारे पास वाटर अवेलेबल है इंडिया के पास। उसी वाटर में हमको एरिया इंक्रीज करना है, इरिगेशन का कैपेसिटी इंक्रीज करना है, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। सो इट इज अ वेरी बिग चैलेंज इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए। तो जितना हमारे पास अवेलेबल है वाटर है, उसी में हमको इरिगेशन एरिया इंक्रीज करना है और फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। इसमें लिमिटेशंस क्या क्या रहे एग्रीकल्चर में? मोस्टली फर्स्ट इज मार्जिनल। हमारे यहाँ पे बहुत छोटे फार्मर्स है, उसमें अनइवन बहुत स्लोप से, मीन्स एक फार्मर का स्लो लैंड ऊपर रहता है, उसका नीचे रहता है, अनइवन स्लोप से। उसके पास मैकेनाइजेशन ठीक से नहीं है फार्मर के पास, क्योंकि लैंड होल्डिंग स्मॉल है तो वो ज्यादा मैकेनाइजेशन नहीं कर पाता है। लेबर शॉर्टेज है अभी के कंडीशन में, प्लस उसके अवेयरनेस नहीं है फार्मर्स को कि कौन से पेस्टिसाइड यूज करने चाहिए, कब यूज करने चाहिए, कौन सी सिस्टम यूज करनी चाहिए। उसके पास एक्सटेंसिव सपोर्ट्स नहीं मिल रहा है कंटिन्यूसली फार्मर्स को। इस वजह से लो पर इनकम फार्मर्स का बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो मेन कंस्ट्रेंट इज लॉस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि फार्मर जैसा हमारा सिटी का एरिया बढ़ रहा है, विलेज का एरिया कम हो रहा है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम हो रहा है, और सिटी का जो एरिया है कंस्ट्रक्शन का, वो एरिया बढ़ रहा है। वाटर शॉर्टेज एंड पोल्यूशन के हिसाब से वाटर का बहुत, जो हमारे रिवर्स हम देख रहे हैं उसमें पोल्यूशन की वजह से हम वो पानी यूज नहीं कर पा रहे हैं मोस्टली रिवर्स का। इरिगेशन प्रॉब्लम से, क्योंकि हम कैनल से पानी ले रहे हैं, तो कैनल से डैम से पानी लेता है, स्टार्टिंग में पानी मिलता है, लेकिन आधे के बीच में फार्मर्स को पानी नहीं मिलता, टेल एंड पे पानी फार्मर को पानी पहुंचता ही नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज क्लाइमेट चेंज। अभी आप देखेंगे तो बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप अभी किसी भी सीजन में बारिश आ रहा है, जिस सीजन में अभी इस सीजन में अभी हार्वेस्टिंग का सीजन है रबी का, इस सीजन में भी पानी आ रहा है। मीन्स ड्यू टू दिस अभी गेहूं निकालने का टाइम है, तो उस वजह से फार्मर्स को प्रॉब्लम हो जाएगा। जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप से द्राक्ष, ग्रेप जैसे अपने पोमोग्रेनेट, उनको, उस फार्मर्स को बहुत नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, शॉर्टेज ऑफ एरिएबल लैंड्स एंड डिग्रेडेशन। दीज आर द मेन कंस्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर सिनेरियो। पहले हम बात करेंगे जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसका सिनेरियो अभी क्या है। तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसके हिसाब से 18.9% पॉपुलेशन है इंडिया का है। लैंड होल्डिंग 2.2% इंडिया का लैंड होल्डिंग है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड। और जो पानी हमारे पास अवेलेबल है वो 4.3% पानी हमारे पास अवेलेबल है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड। तो वो तो हमारे पास इतना ही रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, पॉपुलेशन हमारा इंक्रीज हो रहा है, लैंड उतना ही फिक्स है, पानी उतना ही फिक्स है, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, उस वजह से उसको हमको कैटर करने के लिए हमको फूड प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, हमको इरिगेशन एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा, क्रॉप का इनकम बढ़ाना पड़ेगा, क्रॉप का यील्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो आप बात करें पर कैपिटा वाटर, हमारे पास जो है, जो 1975 में 3.1 था, अभी वो डिक्रीज होता है क्योंकि पॉपुलेशन हमारा इंक्रीज हो रहा है, वो अभी 2025 में हो जाएगा 1.4 ओनली। तो लाइक दिस एवरी कंट्रीज का जो हम चेक करेंगे उसका पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है ईयर टू ईयर, क्योंकि पानी फिक्स है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और वाटर डिमांड हम देखेंगे एज कम्पेयर टू 2010 टू 2050, 2050 का हम बात करेंगे तो वाटर डिमांड हमारा इंक्रीज हो जाएगा 710 बिलियन क्यूबिक मीटर टू 1180 बिलियन क्यूबिक मीटर। मीन्स अभी हमारे पास अवेलेबल है ओनली 1123 फॉर इरिगेशन के लिए, जो हम यूटिलाइज कर पाएंगे। मीन्स यूटिलाइजेशन की रिवर में है या फिर ग्राउंड वाटर है, वो सब पकड़ के हमारे पास 1130 हम यूटिलाइज कर पाएंगे इरिगेशन के लिए। मीन्स अभी तो हमारे पास एक्सेस है 413, 2025 के हिसाब से भी हमारे पास एक्सेस रहेगा, लेकिन 2050 में जाएंगे तो वहां पे हम 57 BCM वहां पे हमको शॉर्टेज मिलेगा एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि वहां पे इरिगेशन का एरिया बढ़ेगा, ड्रिंकिंग वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, इंडस्ट्री के लिए बढ़ेगा पानी, एनर्जी के लिए पानी ज्यादा चाहिए और अदर यूजर्स के लिए वहां भी पानी बढ़ेगा। ड्यू टू दिस 2050 में हमको पानी कम पड़ेगा जो हमारे पास अवेलेबल है। तो हमको जो हमारा अवेलेबल पानी है वही यूटिलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, उसका एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा, तो कम पानी में हमको ज्यादा काम करके लेना पड़ेगा। सेम ग्राफ है, 2010 से पानी का डिमांड बढ़ रहा है लेकिन अवेलेबिलिटी सेम है। इरिगेशन पोटेंशियल हम इंडिया का देखेंगे तो इरिगेशन पोटेंशियल के हिसाब से, जो इरिगेशन पोटेंशियल 11 के प्लान के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान के हिसाब से जो डिक्लेयर किया था, और जो पोटेंशियल यूटिलाइज किया, मीन्स जो डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने, जो क्रिएट किया, उसमें से ओनली 75% हम यूटिलाइज कर पाएंगे। मीन्स हम बात करेंगे 1 हेक्टर का गवर्नमेंट ने प्लान किया है, उसमें से 0.75 हेक्टर को ही पानी गवर्नमेंट दे पा रहा है।
क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम से पानी दे रहे हैं, उन्होंने सिस्टम प्लान किया प्रोजेक्ट 1 हेक्टर का, लेकिन ड्यू टू दिस ड्रॉबैक्स ऑफ कैनल सिस्टम और ट्रेडिशनल सिस्टम, वो बस 0.75 हेक्टर को ही पानी दे पाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो कैनल हम अभी बात करेंगे कैनल के हिसाब से। कैनल में अगर पानी लेते हैं फार्मर्स, तो उसमें 27% एरिया कैनल के अंडर आता है। जो टैंक से उसके अंडर 3% एरिया टैंक्स इरिगेशन के अंडर आता है। मोस्टली एरिया कम्स अंडर इरिगेशन, इट इज वेल, जो कुएं है उसके अंदर 62% एरिया जो इंडिया का है वो इरिगेशन के अंडर है, मोस्टली वेल के अंडर। तो अदर्सों से रिवर्स से पंपिंग करके वो 8% है। तो मोस्टली वाटर डिपेंडेंट इज, जो फार्मर्स पानी ले रहे हैं वो कुएं से ले रहे हैं, क्योंकि क्या है कैनल से पानी उनको रोटेशन मिल रहा है, आज मिलेगा उसके बाद वो गारंटी नहीं कि 10 दिन के बाद मिलेगा या 15 दिन के बाद मिलेगा, या फिर टेलेंट के फार्मर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके जगह पे फार्मर वेल उन्होंने उन्होंने अपने फील्ड में लगाई वेल, उनको जब भी पानी चाहिए वो ले सकते हैं। क्रॉप उनको पता चलेगा भाई क्रॉप का भी डिमांड है, तो उन्होंने पंप इंस्टॉल किए, वेल से पानी ले लिया। तो मोस्टली फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन वेल। सो 62% फार्मर्स ऑफ इंडिया वो वेल से पानी ले रहे हैं। अगर हम प्रोडक्टिविटी चेक करेंगे वेल और कैनल का, तो ऑलवेज कैनल में लो प्रोडक्टिविटी मींस एवरी स्टेट में हम चेक करेंगे, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। तो कैनल इरिगेशन के अंडर फार्मर को जो इनकम है, यील्ड जो मिल रहा है पानी का, क्रॉप का, वो बहुत ही नियरली अबाउट 50% लेस है। जो 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 फार्मर लोग कुएं से पानी ले रहे हैं, मीन्स कुएं से जब पानी चाहिए वो ले सकते हैं, कैनल से उनके ऊपर उनको डिपेंड रहना पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, कब पानी छोड़ेंगे, कितना डैम पे पानी, उसके ऊपर। दैट्स व्हाई वेल से जो पानी ले रहे हैं वहां पे उनको यील्ड ज्यादा आ रहा है उनके क्रॉप का। जो रोटेशन सिस्टम है कैनाल का, उसको वारामंदी बोलते हैं। जो जिस टाइम उनका एरिया रहेगा, फार्मर का 1 हेक्टर एरिया है, तो उसको इतना पानी मिलेगा, इतना पानी मिलेगा, इतने घंटे चलेगा। इस टाइम से शेड्यूल के हिसाब से वारामंदी चलता है कैनल का। लेकिन वो ये नहीं चेक करते कि जब पानी छोड़ेंगे कैनल के स्टार्ट से, तो लास्ट एंड तक एक साथ फार्मर फार्मर प्रोड्यूसर्स एफपीओ बना कि आपको कैसे एक साथ आके एक टाइप की क्रॉप ले सकते हैं, कौन से क्रॉप ले सकते हैं, इस टाइप की ट्रेनिंग हम दे देंगे, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। जो हमने देखा सेम, क्योंकि टू इंक्रीज द इरिगेशन एफिशिएंसी वी रिक्वायर्ड दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सो इसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं, फर्स्ट इज हार्डवेयर टाइप और सेकंड इज सॉफ्टवेयर और सर्विसेज टाइप। हार्डवेयर में क्या बोल सकते हैं, वाटर सोर्स है, प्लस उसको स्टोरेज के लिए क्या चाहिए, हेडवर्क चाहिए, पंप हाउस चाहिए, पाइपलाइन चाहिए, माइक्रो इरिगेशन नेटवर्क चाहिए, पंप चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चाहिए। इट्स ये जो उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर सर्विस में क्या चाहिए, सर्वे चाहिए, उसका प्लानिंग, उसका डिजाइनिंग, उसका इंस्टॉलेशन, आफ्टर सेल्स मीन्स इंस्टॉलेशन के बाद उसको फार्मर्स को सर्विस, O&M सर्विस, ये जो उसको हम सॉफ्टवेयर और सर्विसेज बोलते हैं। तो ये दो मेजर कंपोनेंट्स है IIS के। उसमें भी अलग अलग सॉल्यूशन है। हमारा जो पानी का सोर्स रहेगा उस हिसाब से उसके अलग अलग मॉडल हो जाएंगे। अभी हमारे पास कैनल है, तो कैनल ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन किया है, तो हमको डिसाइड करना है कि हम उसको ब्रांच नेटवर्क या डिस्ट्रीब्यूटर कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, कैनल से हम डायरेक्ट पाइपलाइन नेटवर्क लेके जाएंगे। तो कैनल से करना है तो अलग अलग मॉडल है, पाइपलाइन लेके पंप हाउस से डिस्ट्रीब्यूशन लेके जाइए, फार्मर के आउटलेट तक छोड़ दीजिए। अगर कैनल से हमको ग्रेविटी मिल रहा है तो बाय ग्रेविटी भी हम लेके जा सकते हैं, प्रेशराइज से फार्मर के फील्ड में पाइपलाइन से आउटलेट छोड़ देंगे। अगर नदी है, नदी से हमको पानी उठाना है, तो नदी से पंपोज करके डिलीवरी चैम्बर में छोड़ के उस टाइप का मॉडल हम बना सकते हैं। कैनल से अगर करना है प्रेशराइज नेटवर्क, तो कैनल से अलग। सो अलग अलग टाइप के मॉडल्स, हमारा वाटर सोर्स कैसा है, हमारा एरिया कौन सा है, उस हिसाब से हमको अलग अलग टाइप के मॉडल डिसाइड करने पड़ेंगे, कौन से एरिया के लिए कौन से टाइप के मॉडल सुटेबल है। हर ऐसा नहीं बोल सकते कि हम ये आपके अमरावती में एक मॉडल हमने सुटेबल कर दिया, उस रिवर के ऊपर सेम इम्प्लीमेंट हो जाएगा एमपी में, सेम रिवर अलग रिवर के ऊपर। तो रिवर के एरिया के हिसाब से, वहां के लोकेशन के हिसाब से, कैनल का वाटर के हिसाब से अलग अलग टाइप के मॉडल हमको डिसाइड करने पड़ेंगे, जो
फिजिबल रहेंगे, इकोनॉमिकल भी रहेंगे और ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी फिजिबल रहेंगे। उसमें चैलेंजेस अभी मोस्टली हमने देख लिए सभी चैलेंजेस क्या क्या है। तो उसमें क्या क्या आता है, फीचर्स उसके आईएएस के क्या है, हम वाटर सोर्स डेवलप करेंगे, उसके जाइए कंस्ट्रक्शन एक पंप कंस्ट्रक्शन, उसके पाइपलाइन नेटवर्क कंस्ट्रक्शन करेंगे, पंपिंग वेस्टेज जो चाहिए वो डिजाइन करके हम उसको दे देंगे फार्मर्स को, ऑपरेशन मेंटेनेंस। तो उसमें थोड़े से क्या आता है, हम स्टार्टिंग में कंसेप्ट करते हैं, मीन्स उस एरिया का पूरा सर्वे करके उसको क्या क्या चाहिए, उसका एरिया के कौन से क्रॉपिंग पैटर्न है, क्या है उसका एरिया कैसा है, उसका एलिवेशन कैसा है क्रॉप का, उस हिसाब से हम उसको कंसेप्टलाइज करके उसका सर्वे डाटा कलेक्ट करते हैं, उसका प्लानिंग डिजाइन करते हैं। उसके बाद उसका इंस्टॉलेशन कमीशनिंग, जो पाइपलाइन नेटवर्क है, पंपिंग मशीनरी ऑटोमेशन है, उसके बाद इंस्टॉलेशन करने के बाद हम उसको फार्मर का कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि हमने फार्मर जो हम यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिस एरिया में फार्मर्स ने कुछ क्रॉप लिया ही नहीं है या फिर माइक्रो इरिगेशन फार्मर ने कभी किया नहीं है, तो डायरेक्ट हम उसको बोल नहीं सकते भाई दूसरे दिन तुम ड्रिप यूज करो, स्प्रिंकलर यूज करो। दूसरी वजह से जब O&M पीरियड चलेगा, एग्जीक्यूशन चलेगा, उसी टाइम हम फार्मर्स को कुछ एरिया में डेमो फार्म करते हैं, फार्मर्स को फार्मर्स फील्ड स्कूल बनाते हैं, उस एरिया में फार्मर्स को इकट्ठा करते हैं, उनको दिखाते हैं भाई आप इस टाइप के इरिगेशन सिस्टम यूज करेंगे, इस टाइप के क्रॉप लेंगे तो इसी प्रोजेक्ट में आपको इतना इनकम बढ़ सकता है, इतना क्रॉप का यील्ड आ सकता है। सो दिस टाइप ऑफ कैपेसिटी डेवलपमेंट हम फार्मर्स को करते हैं, उनको गाइड करते हैं आप कौन से फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, अलग अलग उनके लोकल लैंग्वेज उनको लिटरेचर बांटते हैं, और उनके लोकल केवी के जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे उनको टाइप करके देते हैं। अगर मार्केट लिंकेज है तो जो सब फार्मर्स आके सब लोग एक साथ आके गेहूं करे, तो उनको सब लोग का आके गेहूं है तो हम किसी कंपनी से उनको टाइप कर लेते हैं, जैसे आशीर्वाद आता है आटा है, लाइक उनको मार्केट लिंकेजेस करते हैं, डायरेक्ट ऑल फार्मर लोग उनको सेल कर सकते हैं। प्लस ऑपरेशन मेंटेनेंस, उनको ट्रेन करना है, जो फार्मर डब्ल्यू जो बनेगा उनको हम ट्रेन करते हैं कि आपको इस सिस्टम को ऑपरेशन और मेंटेनेंस कैसे करना है, क्योंकि बाद में गवर्नमेंट आजकल ऐसा है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं लेकिन ऑपरेशन मेंटेनेंस गवर्नमेंट नहीं कर पाता है, तो अभी सभी इरिगेशन प्रोजेक्ट का ऑपरेशन मेंटेनेंस जो वाटर यूजर एसोसिएशन है उन लोगों ने करना है, तो हम उनको ये ट्रेन करें 5 साल में, उन ट्रेनिंग होने के बाद हम 5 साल के बाद उनको हैंड ओवर करेंगे, तो उसका O&M डब्ल्यू के लोगों ने करना है, वो चार्जेस भी कलेक्ट करेंगे और उसका O&M भी करेंगे। दिस इज द सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ दिस सिस्टम्स continuously flood irrigation system, we are proposing pipeline network from river और डैम अब टू द फार्मर के खेत तक जाएगा। इस टाइप का नेटवर्क है, जस्ट स्कीमेटिक नेटवर्क है, पंपों से पानी लेके जाते हैं, एक डिलीवरी चैम्बर पे पानी छोड़ते हैं, ऐसा आउटलेट जाके एवरी फार्मर के फील्ड में आउटलेट हम लगाते हैं जहां से फार्मर कनेक्ट पानी ले सकता है। देखेंगे कैनल से हमने पानी उठा दिया, एक बार एक पंप चालू हो जाता है, पाइपलाइन से हम पानी उठा दिया, वो आगे की पंपिंग में जाएगा। अगर एरिया बहुत ही नीचे है, कुछ ऐसा रहता है कि नदी बहुत नीचे है और जो हमको पानी देना है बहुत ऊपर रहता है, तो वहां पे हमको नंबर ऑफ पंपिंग स्टेशन बहुत बढ़ाने पड़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 4 पंपिंग सीरीज में हमने लगा दिए, तो एक पानी उठा के लेके जाएगा, वहां से उसको इरिगेशन के लिए 50,000 हेक्टेयर के लिए पानी दे रहा है पानी। ये बीपीटी है जहाँ पे पानी स्टोर हो जाएगा, उसके बाद अलग अलग नेटवर्क में पानी चला जाएगा और फार्मर के फील्ड तक उसका पाइपलाइन से आउटलेट तक पानी मिलेगा। अभी इसमें सिंक्रोनाइज क्या है, अभी हम जो हमारा नेटवर्क है वो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर का पाइपलाइन नेटवर्क है और बहुत ही बड़े एरिया में स्प्रेड है, 50,000 हेक्टेयर 10,000 हेक्टेयर का, तो उसको हमको इरिगेशन देना है फार्मर्स को, तो उसके लिए ऑटोमेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल सिस्टम कैनाल से ऑटोमेशन नहीं चाहिए क्योंकि गेट ओपन कर दिया पानी चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर ये अमोल का एरिया 1 हेक्टेयर एरिया है और राहुल का 2 हेक्टेयर एरिया है, राहुल का हेक्टेयर ऊपर के एरिया में हाई एलिवेशन पे, तो लेकिन उसको पानी सेम मात्रा में मुझे देना है, तो अगर एलिवेशन बड़ा है ऊपर है तो पाइपलाइन से हमने डायरेक्ट पानी छोड़ दिया, जो लोअर एरिया का पानी है फार्मर है, अमोल का एरिया नीचे है तो उसको पानी ज्यादा चला जाएगा, राहुल को पानी नहीं मिलेगा। तो उस वजह से ये इक्विटेबल पानी मेंटेन करने के लिए सभी फार्मर्स को समान मात्रा में पानी देने के लिए हमको उसके लिए ऑटोमेशन सिस्टम देते हैं हम, जो फार्मर को मोबाइल पे ऐसे में जाता है भाई आपको इस टाइम पे पानी मिलने वाला है, इतना मात्रा में पानी मिलेगा, इस टाइम आप खेती कर सकते हैं या फिर खेत में जा सकते हैं आपका सिस्टम कनेक्ट करने के लिए। उस टाइप का सिस्टम हम डेवलप करते हैं, जब पूरे फार्मर के खेत में जो आउटलेट लगा है वो भी पूरे ऑटोमेशन से ओपन हो जाता है, अप टू पंप से, पंप भी चालू हो जाएंगे ऑटोमेशन से अप टू आउटलेट लेवल तक। जैसे हम देख रहे हैं
यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ पे रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम हम प्रपोज करते हैं 300 हेक्टर पे, क्योंकि आजकल डब्ल्यूए बना रहे हैं लोग, जो नया गाइडलाइंस है उस हिसाब से 300 हेक्टर के लिए एक वाटर यूजर एसोसिएशन बनाना है जो पाइपलाइन के प्रोजेक्ट से। तो अगर उसके लिए 300 हेक्टर पे बनाते हैं तो उसके लिए हमको एक कंट्रोल देना पड़ेगा, भाई आपको 300 हेक्टर का डब्ल्यू है तो आपने कितना पानी लिया। तो उसके लिए हम वहाँ पे एक ऐसा वॉल देते हैं ऑटोमेशन सिस्टम का, तो वहाँ पे उसको फ्लो पानी कितना जा रहा है, कितना प्रेशर है, उसको मेजर करके देता है डब्ल्यू के लोगों को। प्लस अगर उसके वॉल के नीचे अगर कुछ लीकेज भी हो गया, अगर 300 हेक्टर के नीचे लीकेज हो गया है तो पूरा 10,000 हेक्टर का प्रोजेक्ट बंद करने की नेसेसरी नहीं है। अभी कैनाल में हम क्या देखते हैं, कैनाल का लीकेज हो गया है यहाँ पे कहीं पे, तो हमको पूरा स्टार्ट से कैनाल का गेट बंद करना पड़ता है। तो इस वजह से हमने ये प्रपोज करते हैं मोस्टली 300 हेक्टर पे अगर लीकेज होता है इमीडिएटली, तो इमीडिएटली ऑटोमेटिकली वो वॉल बंद होना चाहिए, बाकी का एरिया चलता रहेगा, बस वही 300 हेक्टर बंद हो जाएगा जहाँ पे हम मेंटेनेंस कर पाएंगे बाद में। उसको हम रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, जो हम 300 हेक्टर पे लगाते हैं। तो 300 हेक्टर पे लगाने के बाद 300 हेक्टर का एरिया वो कंट्रोल करता है, जो डब्ल्यू के अंडर उसको हैंडल करेंगे। 300 हेक्टर का एरिया मीन डब्ल्यू नंबर 1, इस टाइप का हम वॉल देते हैं उसको। अभी आप देखेंगे इस टाइप के वॉल्स, तो 300 हेक्टर का कंट्रोल है, तो इमीडिएटली अगर जैसा वहां पे फ्लो मेजर करता है कितना पानी जा रहा है, कितना प्रेशर जा रहा है, अगर प्रेशर कम होगा तो वो ओपन नहीं होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम करेगा, फ्लो ज्यादा जा रहा है तो वो भी फ्लो कम करेगा। इस टाइप के सिस्टम हमको देना पड़ेंगे पाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, नहीं तो हम सभी फार्मर्स को इक्विटेबल पानी नहीं दे पाएंगे, एक को कम एक को ज्यादा दे पाएंगे। इस टाइप का हम कैबिनेट में उसको इंस्टॉल करते हैं। अगर कोई आके उसको ओपन करने का भी ट्राई करेगा तो उसको इमीडिएटली अलार्म आता है कि कोई वो ओपन ना करे। अभी उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम जो फार्मर के खेत में बैठता है उसको हम आउटलेट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, आउटलेट। तो इस टाइप का सिस्टम रहता है, यहाँ से पानी आता है, ये फिल्टर है, स्किन फिल्टर जो अभी फार्मर के खेत में रहता है मोस्टली। और उसके बाद ये वॉल से, ऑटोमेशन के वॉल से, जो इमीडिएटली 6 वॉल से एट ए टाइम रोटेशन में 2 वॉल चलेंगे, तो 2 वॉल में चलने के बाद फार्मर को जितना पानी चाहिए उतना ही पानी दे देंगे और एक हेक्टर के आउटलेट तक। यहाँ से पाइपलाइन जाएगा एवरी फार्मर के खेत तक, 1 हेक्टर तक पानी पाइपलाइन जाएगा। वहां पे एक मैनुअल वाला रहेगा फार्मर्स को उसका सिस्टम कनेक्ट करने के लिए। और उसके लिए पूरे ऑटोमेशन सिस्टम के लिए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, सभी सोलर पे चलता है। तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी जो रेगुलर कॉस्ट रहता है इन्वेस्टमेंट का, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करो, उसके भी कुछ नेसेसरी नहीं है, सभी सोलर पे चलते हैं ऑटोमेशन के वॉल्स। नेक्स्ट जो रहता है अभी एयर मैनेजमेंट सिस्टम, आपने एयर वॉल से देखे होंगे वाटर सप्लाई के पाइप में, जो हम रोड से जाते हैं सिटी के, तो रोड के साइड से एक एयर वॉल रहता है, उसमें से पानी आता रहता है कंटिन्यूअसली। जो उसकी वजह से पानी आता है, उस वजह से क्या होता है, जो लास्ट एंड में पानी मिलने वाला है कम हो जाता है, प्लस उसके वजह से पाइप लाइन का फटने का भी चांस रहता है, और लीकेज तो रहता है, फटने का चांस रहता है। बहुत मोस्टली लोग क्या करते हैं, पाइपलाइन पानी जा रहा है, एयर वॉल से पानी लोग चोरते हैं, चुरा लेते हैं, उसमें से पाइप डाल के वहां से पंप से पानी ले लेते हैं। उस वजह से हम यहाँ पे इस टाइप का सिस्टम लगा रहे हैं कि एयरवॉल से कोई पानी चुरा नहीं पाए और लीकेज ना हो पाए। इमीडिएटली यहाँ से भी अगर कोई पानी चुराने का ट्राई करता है, हमको सिग्नल आता है कमांड पे, और वो जो उस एरिया का डब्ल्यू है उनको भी एसएमएस जाता है, भाई आपके एरिया का इस वॉल पे कोई ट्राई कर रहा है पानी चोरी करने का, आप वहां पे जाके चेक कीजिए करके। नेक्स्ट जो हमारा पंप पंप जो हमने बिठा दे इतने इतने बड़े बड़े पंप्स, तो उसको भी हमको जितना पानी फार्मर लोग ले रहे हैं, सपोज फार्मर लोगों का डिमांड है अभी रबी सीजन में जो हार्वेस्टिंग का सीजन है, अभी क्रॉप निकाल रहे हैं, तो उस टाइम उनका डिमांड कम है, उस हिसाब से पंप का भी अपने आप उसका डिमांड कम होना चाहिए। हमने 4 पंप लगा दिए तो ऐसा नहीं कि चारों के 4 ही चलेंगे, जैसे ही फार्मर का डिमांड कम हो गया पंप का भी ऑपरेशन कम होना चाहिए, 4 की वजह 3 होने चाहिए, 3 की वजह 2 होने चाहिए, 2 के जगह पे 2.5 ही चलने चाहिए। तो ऐसा भी पंप का ऑपरेशन हमको ऑटोमेशन के थ्रू करना चाहिए, जो डायरेक्टली स्काडा के थ्रू होता है, और जिसको अथॉरिटी रहता है फार्मर लोगों को या फिर गवर्नमेंट के लोगों को या फिर जो भी हायर अथॉरिटी रहता है उनको एक्सेस रहता है, आपको क्या चेंज करना है क्या नहीं चेंज करना है। तो उसके लिए जो नेटवर्क चाहिए एक पूरे कमांड में, अभी हम चेक करते हैं कि मोस्टली फार्मर के खेत जो रहते हैं इंटरे रहते हैं, वहां पे मोबाइल नेटवर्क नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, वहां पे ऑटोमेशन सिस्टम देना है तो कैसे दे देंगे। तो वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है, तो वहां पे हम यूज करते हैं रेडियो नेटवर्क, क्योंकि रेडियो नेटवर्क का कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी मिलता है, और जो इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है वही यूज करते हैं हम मोस्टली, सभी के रिकमेंड करते हैं सभी प्रोजेक्ट में, सभी गवर्नमेंट को हम लोग, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी आप यूज कीजिए
तो पूरे कमांड में आपको ऑटोमेशन के लिए फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। आपको अलग सिम कार्ड डालने की जरूरत नहीं है, उसके लिए पैसा डालने की जरूरत नहीं है। रेडियो फ्रीक्वेंसी से आप पूरा ऑटोमेशन सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप के हम टॉवर बनाते हैं पूरे कमांड में, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से पूरे जो हमने वॉल लगाया ऑटोमेशन के वॉल में फार्मर के खेत में, उसको कनेक्ट करते हैं और वो डाटा ट्रांसमिट करते हैं मेन सर्वर को, वहां से सिस्टम अपडेट हो जाता है। प्लस अभी हम देखेंगे पूरा भी प्रोजेक्ट है, हम लोग प्रपोज करें कि फार्मर लोग ड्रिप या स्प्रिंकलर यूज करें। अगर फार्मर लोग ड्रिप और स्प्रिंकलर यूज करेंगे, हम डायरेक्ट पंप करेंगे पानी रिवर से या फिर कैनल से, तो उसमें से जो गंदगी आती है, कचरा आता है, पूरा पाइपलाइन क्लॉक करेगा, उसकी आउटलेट क्लॉक करेगी, उसके बाद फार्मर का ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्लॉक करेगा। तो इस वजह से हम प्रपोज करें कि जो हमारा पंप हाउस है, उसके बाद इमीडिएटली हमको एक फिल्टर बिठाने पड़ेंगे, बड़े बड़े फिल्टर्स, जो पूरे पाइपलाइन को जो हमने पंप किया है वही पे पानी क्लीन करे। जो डर्ट वाटर है, जो गंदगी आई है पानी से, कचरा आया है, वही पे क्लीन करके जो क्लीन पानी है वही पाइपलाइन में छोड़े। तो इस वजह से हम पंप हाउस के पास ही इस टाइप के बड़े सिस्टम प्रपोज करें फिल्ट्रेशन। नंबर ऑफ फिल्टर्स बढ़ेंगे तो क्लीन वाटर ही पानी पे चला जाएगा। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए फिल्टर चाहिए, तो लेकिन हम इरिगेशन के लिए इतना महत्व नहीं दे रहे कि ड्रिंक इरिगेशन के लिए भी हमको क्लीन वाटर चाहिए, क्योंकि हम उसमें उसके नीचे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम यूज करें। अगर हम क्लीन वाटर पास नहीं करेंगे तो फार्मर का सिस्टम क्लॉग हो जाएगा, उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा बाद में। तो उस वजह से हम इस टाइप के सिस्टम प्रपोज करते हैं कि आप अलग अलग टाइप के फिल्ट्रेशन बैठाइए। जैसे हमने पहले देखा कि पंपास के पास बैठेगा, इस टाइप का दूसरा फिल्टर है, वो जो फार्मर का आउटलेट है वहां पे इस टाइप के फिल्टर बैठेंगे। तो दो दो टाइप की फिल्टर दे दिए हमने, प्रपोज करे, जो फार्मर को क्लीन पानी उसके फील्ड तक दे देगा। इस वजह से फार्मर को उसका अलग खर्चा करने की जरूरत नहीं है कि ड्रिप लगाना है तो अलग फिल्टर लगाओ। तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट में फिल्टर लगा के आते हैं, तो फार्मर को उसको डायरेक्ट सिस्टम उसको कनेक्ट करना है। अभी हमने जैसा देखा कि अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट हम प्लान करें, इसका ऑटोमेशन की चलेंगे, तो उस टाइप के स्क्रीन बनते हैं, हम लोग बनाते हैं। जिसका एक्सेस रहेगा, मीन अमूल का एक्सेस है पूरा प्रोजेक्ट चेंज करने का, राहुल को उतना एक्सेस रहेगा, राहुल का एक्सेस रहेगा भाई उसी जोन का काम करो, तो उसी जोन का राहुल का एक्सेस रहेगा, उसी जोन का राहुल देख पाएगा, उसी जोन का राहुल कुछ चेंज कर पाएगा। तो इस टाइप के हम ऑटोमेशन स्क्रीन बना के देते हैं, तो जहाँ पे हमको पता चलता है कि पंप हाउस में पानी कितना है, कितने पंप चल रहे हैं, कितना पैसे से चल रहा है। प्लस उसमें अभी पंप पंप हमने बना दिया, तो पंप के पास इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन भी बनता है, ट्रांसमिशन लाइन भी बनते हैं। हम आपने देखा होगा कि फार्मर के बहुत ही पंप रहते हैं वो जल जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन ज्यादा हो जाता है। लेकिन ऐसे बजट प्रोजेक्ट में हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सो हम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स भी चेक करते हैं ऑटोमेशन के थ्रू, कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, और भी हम स्काडा के थ्रू मेंटेन करते हैं। तो उस हिसाब से फिल्ट्रेशन पंप चलाते हैं। तो इस टाइप के पूरे पंप्स इलेक्ट्रिकल हम मेंटेन करते हैं पैरामीटर्स, अलग अलग रिपोर्ट्स, कौन से फार्मर ने कितने पानी ले लिया, उस टाइप की रिपोर्ट्स हम बनाते हैं। कौन से वॉल में कितना पानी लिया, कब पानी लिया, कितने टाइम में पानी लिया, सपोज हमने रिवर से पानी उठा रहे तो उसमें कितना लेवल था, वो भी हम उसको डे वाइज हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। पंप कितने घंटे चला, हमको पता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाला है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का हम टैली कर सकते हैं। हमारे पंप इतने घंटे चले इतने दिन में, तो हमारा इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है। कितने घंटे चले, क्या चले, उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, उस अलग टाइप के रिपोर्ट्स हम बनाते हैं। अब इस टाइप के फार्मर के आउटलेट के जो वॉल से वो यहाँ पे हम बनाते हैं, उसका स्क्रीन दिख रहे हैं आपको, एक ग्रीन है, मीन्स यहाँ पे फिल्टर का क्लीनिंग करने की नेसेसिटी नहीं है। अगर क्लीनिंग का नेसेसिटी हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रेड हो जाएगा, फार्मर को कैसे आ जाएगा, आपकी फील्ड का फिल्टर आपको क्लीन करना है। तो हमने एयरवॉल देखे थे, एयरवॉल का भी ऐसे स्क्रीन बनता है कि जहाँ पे हमको कैसे पता चलता है, किसी फार्मर किसी लोगों ने उसको टेम्परिंग करने का ट्राई किया पानी चोरी करने का, तो इमीडिएटली वहां पे हमको पता चलता है कि इस एयरवॉल नंबर 1 से किसने ट्राई किया है चोरी करने का पानी। तो अलग अलग टाइप की रिपोर्ट हम बनाते हैं, जो डब्ल्यूए के लोगों को यूजफुल हो जाएगा एनालिसिस करने के लिए, कौन से फार्मर ने कितना पानी ले लिया, नेटवर्क में कहाँ पे पानी है, कितना पानी है। प्लस जैसा आपने देखा कि हम ये इतना बड़े टाइप के एडवांस सिस्टम दे रहे हैं फार्मर्स को, हम बोल रहे हैं कि भाई कैनल सिस्टम की जगह पे हम पाइपलाइन सिस्टम पे जाइए आप, और माइक्रो इरिगेशन यूज करें। तो डायरेक्ट नेक्स्ट टाइम फार्मर को बोलेंगे तो फार्मर उसके ऊपर बिलीव नहीं करता है, कोई भी किसान। तो उसके लिए हम उसका पूरा इंटेंसिव ट्रेनिंग लेते हैं
क्लासरूम ट्रेनिंग, फील्ड ट्रेनिंग, उसके घर घर में जाके, उनके विलेज में जाके अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग देते हैं। क्या प्रोजेक्ट, किस टाइप का प्रोजेक्ट से आपको कहाँ से पानी मिलने वाला है, प्रोजेक्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स है, आपको कैसे इकट्ठा के पानी का यूज करना है, आप कौन से क्रॉप ले सकते हैं इस पानी में, आपको कौन से मार्केट लिंकेजेस हम करा के दे देंगे। इस टाइप के हम अलग अलग ट्रेनिंग लेते थे फार्मर्स को। तो विलेज में, उनके गांव में जाके, कई कई भी फार्मर्स इस सीजन में दिन में मिलते नहीं, तो उस सीजन में हम उस नाइट में जाके फार्मर्स को उनके गांव में जाके बताते हैं। उसके लिए हम अलग अलग वीडियो बनाते हैं। अगर फार्मर्स सुनते नहीं तो उनको वीडियो के बारे में बताते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो शेयर कर देते हैं फार्मर्स को, तो अवेयरनेस बढ़ेगा फार्मर्स को, उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाएगा। प्लस हमने देखा कि अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 10,000 हेक्टर, 50,000 हेक्टर, 1 लाख हेक्टर का, तो उसी में फार्मर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना चाहिए। दूसरे से हम जल मित्र, 5 हेक्टर के लिए एक जल मित्र हम बनाते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा 5 हेक्टर के लोगों को संभालिए। उसके बाद 30 हेक्टर के लोगों का एक प्रधान जल मित्र रहता है, वो 30 हेक्टर के लोगों को संभालता है। उनको हम ट्रेनिंग देते थे, आपको कैसे ऑपरेशन मेंटेन करना है उस वॉल का, ऑटोमेशन के सिस्टम का, कैसे पानी लेना है, किस टाइम में किसको पानी मिलने वाला है। हम डायरेक्टली स्काडा के थ्रू प्रधान जल मित्रों को कन्वर्ट करते हैं, प्रधान जल मित्र से जल मित्रों को कन्वर्ट करते हैं, और जल मित्र उसके एरिया के फार्मर को कन्वे करता है, आपको इस टाइम में इतने बजे इतने टाइम को पानी मिलने वाला है, उनको एसएमएस भी जाता है। तो ऐसे हम उनको, फार्मर्स को उनके फील्ड में जाके भी ट्रेनिंग देते हैं। प्लस फार्मर को सिस्टम सिखाना है कि आपको माइक्रो इरिगेशन यूज करना है तो कैसे यूज करना है। तो उसी एरिया में हम फार्मर फील्ड स्कूल बनाते हैं, तो वहाँ पे फार्मर को लाके हम दिखाते हैं इस टाइप के क्रॉप हमने लिए, आप भी इस टाइप के क्रॉप लेंगे स्प्रिंकलर पे या फिर ड्रिप पे, तो आपका इतना इनकम बढ़ सकता है। क्योंकि फार्मर जब देखेगा तभी सुनेगा, हम कितने भी बताएं उनको तब पता नहीं चलेगा। ऑलवेज इट इज सीइंग एंड बिलीविंग। सो हम उनको दिखाते हैं, भाई ऐसा ऐसा इफेक्ट हुआ है आपके नजदीकी गांव में, आप जाके वहां पे देखिए, तो फार्मर सुनता है। हम कितना भी बताए वो सुनता नहीं, कि उसके नजदीक का फार्मर ने क्या, कितना इनकम हुआ है, वो देखने के बाद ही उसको अच्छा लगता है, भाई इसका इनकम बढ़ गया तो मेरा भी इससे इनकम बढ़ सकता है। तो इस टाइप के सिस्टम हम लगाते हैं फार्मर्स की फील्ड में। प्लस फार्मर्स सर्विस सेंटर, अभी फार्मर्स को कुछ काम के लिए आना है, किसी से बात करने के लिए, भाई मुझे पानी अभी नहीं चाहिए, मेरा क्रॉप ऐसा है, मेरा हॉर्टिकल्चर से क्रॉप है, मुझे इस टाइम में पानी चाहिए, इस टाइम में पानी नहीं चाहिए, तो कहाँ पे कांटेक्ट करें। तो इसलिए हम फार्मर्स सर्विस सेंटर बनाते हैं प्रोजेक्ट एरिया में, जहाँ पे यहाँ पे फार्मर्स आके, जो अथॉरिटी है वहाँ का, उससे बात कर सकता है। यहाँ पे वहाँ पे कॉल सेंटर भी रहता है, वहाँ पे बात करके वहाँ पे फार्मर्स को कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर कोई सजेशन दे सकता है। तो इस टाइप की फार्मर सर्विस सेंटर बनाते हैं, वहाँ पे हम ट्रेनिंग स्कूल भी रहता है, वो वहाँ पे फार्मर डब्ल्यू के बाद में उसको मेला भी ले सकते हैं, कोई भी कंपनी आके वहाँ पे स्टॉल लगा सकते हैं फार्मर्स के लिए। तो इस टाइप की फैसिलिटी भी हम फार्मर्स को क्रिएट करके देते हैं। तो उसका सोशल इकोनॉमिक सर्वे करते हैं, प्रोजेक्ट आने से पहले फार्मर का क्या स्टेटस था, प्रोजेक्ट आने के बाद उसका क्या इनकम में इंक्रीज हुआ है। अभी हम अब जैसा देख रहे थे, हम उसको रिसोर्स टू रूट बोलते हैं। रिसोर्स जो पानी का सोर्स है, डैम और कैनल, वहां से पंपिंग मशीनरी, पाइपलाइन, ऑटोमेशन, आउटलेट तक लेके हम पानी दे रहे हैं, और कुछ प्रोजेक्ट में हम डायरेक्ट माइक्रो इरिगेशन के थ्रू भी पानी दे रहे हैं। तो इट इज डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। आप कर्नाटका के प्रोजेक्ट देखेंगे तो वहाँ पे ड्रिप और स्प्रिंकलर भी फार्मर गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट से दे रहा है। लेकिन हम मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट देखेंगे तो वहाँ पे यदि 1 हेक्टर तक फार्मर गवर्नमेंट पानी लाके दे रहा है, वहां पे प्रेशर है फार्मर को 20 मीटर, 22 मीटर, 25 मीटर, तो वहां से डायरेक्ट फार्मर स्प्रिंकलर या ड्रिप से पानी ले सकता है। सो अलग टाइप के प्रोजेक्ट है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उस टाइप के प्रोजेक्ट प्लान रहेंगे। तो हमारा सजेशन ऐसा है कि फार्मर को पानी उसके खेत तक लाके दिया जाए विथ प्रेशर, उसको 20 या 25 मीटर वहां पे प्रेशर दिया जाए, और फार्मर को जो माइक्रोइरिगेशन सिस्टम लेना है उसके लिए उसको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि पाइपलाइन तो आपने लाके दे दिया, पानी भी दे दिया फार्मर के खेत तक, लेकिन उसको माइक्रोइरिगेशन परचेस करना है, उसके लिए उसको सपोर्ट दिया जाए। तो इसका बेनिफिट क्या है, फार्मर का इनकम बढ़ेगा। जो पाइपलाइन नेटवर्क हमने डाले उसका लाइफ 50 से 100 ईयर्स है। जो कैनल के लिए हमेशा मेंटेनेंस आता है, कैनल टूट गए, ब्रेकेज हो गए, उस वजह से कैनल का लाइफ, पाइपलाइन का लाइफ 50-100 ईयर्स से ज्यादा रहता है। फार्मर इसमें हाई वैल्यू के क्रॉप ले सकता है। यहाँ पे लैंड एलोकेशन नहीं है, तो किसी फार्मर का लैंड जाएगा नहीं है पाइपलाइन में, तो वहाँ पे कोई भी फार्मर को कहीं पे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, फार्मर का लैंड नहीं जाएगा, फार्मर को डेली पानी मिलेगा। टेक्निकल इश्यूज के हिसाब से देखेंगे, उनका एफिशिएंसी बढ़ेगा 40% की जगह पे 95%। और एनवायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि कोई वेस्टेज नहीं हो जाएगा फार्मर्स का, वहाँ पे एनर्जी भी सेव हो जाएगा,
तो वहां पे कोई भी नेचुरल रिसोर्स भी हम सेव कर पाएंगे। तो इस वजह से ये बेनिफिट से जब हम कैनल के वजह पे रिसोर्स टू रूट कंसेप्ट में जाएंगे तब। अब देखेंगे यहाँ पे जो ओपन कैनल से पानी लेते थे फार्मर्स का, वहां पे उनका इनकम अगर क्रैश क्रॉप लेते थे फार्मर्स, तो वहां पे 12.15 रुपीज पर मीटर क्यूब अगर पानी देता है फार्मर, तो उतना ही उनको इनकम मिलता था। उसे उसके जगह पे अगर फार्मर कंप्लीट पाइपलाइन से लेके जाके ड्रिप से पानी देते, तो वहां पे 12 से लेके 40-54 नियरली अबाउट 200% उसका इनकम इंक्रीज हो रहा है। कैश क्रॉप में, फूड क्रॉप में हम देखेंगे तो उसका नियरली 40% इंक्रीज हो रहा है इनकम में। तो इस वजह से फार्मर्स को इस टाइप के मॉडल पे गवर्नमेंट को प्रपोज करना चाहिए, आज इस टाइप के प्रोजेक्ट प्लान करिए इंस्टेड ऑफ कैनल प्रोजेक्ट। अभी आप देखेंगे जस्ट मॉडल हमने बनाया है, ट्रेडिशनल सिस्टम में जाएंगे कैनल के हिसाब से, तो उसका पे बैक रिटर्न पीरियड 6 और 8 ईयर्स है। उसका प्रोडक्टिविटी है 5.6 रुपीज पर मीटर क्यूब, उतना मीटर क्यूब में उसका प्रोडक्टिविटी मिलेगा। अगर प्रेसाइज नेटवर्क में जाएंगे फार्मर्स को, लेकिन फ्लड से जाएंगे उसका पे बैक पीरियड ज्यादा है, लेकिन क्योंकि वो फ्लड से जा रहा है उस वजह से उसको पे बैक पीरियड ज्यादा है। लेकिन थर्ड मॉडल हम देखेंगे तो अभी पाइपलाइन से पानी दे रहे हैं प्लस ड्रिप से पानी दे रहे हैं, उस वजह से उसको इनकम, उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। इंस्टेड ऑफ 5.6 9.7 की वजह से 26.3 उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। उस वजह से उसका पे बैक पीरियड है, जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 5 साल में उसका इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। तो फार्मर्स को इस टाइप के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को इस टाइप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कैनल सिस्टम। अभी जो राहुल ने जैसा बताया कि कुछ प्रोजेक्ट एप्लीकेशन में एग्जामिन है, तो आप कोई भी जाके गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर सकता है, मोहनपुरा प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट हिंदी रेडर करके, तो वीडियो है। आपको उस प्रोजेक्ट का रियल कंडीशन पता चलेगा, फार्मर को क्या बेनिफिट हुआ है। प्लस जो रामतर प्रोजेक्ट था ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट कर्नाटक में, उसका भी वीडियो यूट्यूब पे आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी गवर्नमेंट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस टाइप के प्रोजेक्ट में, क्योंकि उसका इफिशियंसी बढ़ेगा फार्मर्स का, इरिगेशन का एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सेम पानी में आपको डबल पानी इरिगेशन का एरिया इंक्रीज कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी से हो जाएगा, फार्मर्स का एनर्जी से हो जाएगा, प्लस जीडीपी भी इंक्रीज हो जाएगा उस स्टेट का, उस या फिर उस कंट्री का। अभी हम बात करें कि आप बोल रहे हैं कि 10,000 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट करो एक साथ, 50,000 का प्रोजेक्ट करो, तो आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो ये जस्ट कंपेरिजन है। अगर 10,000 हेक्टेयर का एरिया है, उसमें हम बोलेंगे 2 हेक्टेयर का एक फार्मर है, 2 हेक्टेयर के फार्मर में 10,000 हेक्टेयर में 5,000 फार्मर हो गए। तो एवरी फार्मर ने भी उसके वेल ले लिया, उसका खर्चा आ जाएगा। तो एवरी वेल पे उसको नियर अबाउट 5 HP का पंप चाहिए। तो 10,000 हेक्टेयर में अगर 2 हेक्टेयर का एक फार्मर भी है, तो 5,000 फार्मर ने 5 HP के पंप लगा दिए, तो उसको 25,000 HP, उतना HP उसको लगाना पड़ेगा उस फील्ड में 10,000 हेक्टेयर में। उसकी जगह पे आके सभी फार्मर एक साथ आके अगर कम्युनिटी में पाइपलाइन करें प्रोजेक्ट में, तो वही 25 HP की जगह पे वो 5,000 HP में प्रोजेक्ट कर पाएगा। अलग अलग फार्मर की जगह पे सभी फार्मर्स, गवर्नमेंट सोचे कि 10,000 हेक्टेयर का एक प्रोजेक्ट करे, तो 25,000 HP की जगह पे 5,000 HP में उसका इरिगेशन प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो वहां पे हम देखेंगे 75% HP से हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है फार्मर्स को। सो इट गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल है कि आप उस एरिया के इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क डेवलप करो, एवरी फार्मर के वेल तक उसको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाओ, पोल डाल के उसको अलग अलग पंप का सब्सिडी दो। उसकी जगह पे आप एक ऐसा ही प्रोजेक्ट प्लान करो पूरे 10,000 हेक्टेयर का, डायरेक्ट पंप करके आप फार्मर के खेत तक पानी दे दो विद प्रेशराइज नेटवर्क का। फार्मर को क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि उसका इनकम बढ़ेगा, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उसको पानी मिलने वाला है, उसको पानी का अवेलेबिलिटी रहेगा, रिलायबल रहेगा, उसको रोटेशन फिक्स रहेगा, उसका इरिगेशन इंटेंसिटी बढ़ेगा और क्रॉप का इंटेंसिटी भी बढ़ पाएगा, क्योंकि पानी है उसके पास, तो खरीफ का भी लेगा, रबी में भी देगा, और ज्यादा पानी है तो समर में भी उसको क्रॉप ले सकता है फार्मर्स का। जस्ट जैसे मैंने पहले बात किया कि सिंगल मॉडल जो हमने मॉडल देखे थे, तो एरिया के लिए अप्लाई नहीं होते, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग मॉडल हमको डिसाइड करने पड़ते हैं, प्लस उस हिसाब से उसको हमको प्लान करना पड़ेंगे। प्लस उसको हमने प्रोजेक्ट प्लान किया तो फार्मर्स को अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग देनी पड़ेंगी फार्मर्स को, तभी ये इस टाइप के इन्वेस्टमेंट हम यूटिलाइज कर पाएंगे। हम क्या सजेस्ट करें फार्मर्स को, जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट से, कमांड एरिया इरिगेशन प्रोजेक्ट से, तो कैनल की जगह पे फार्मर गवर्नमेंट उसको पाइपलाइन नेटवर्क में प्लान करें,
प्लस उसको पाइपलाइन नेटवर्क के साथ अगर फार्मर के पास, गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टमेंट है तो उसके साथ माइक्रो इरिगेशन भी फार्मर को दे दे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम नियरली फोर जो हमारे इरिगेशन का एरिया है उसमें मल्टीप्लाई 4 उतना एरिया हम इरिगेशन के अंडर आ सकते हैं। नियरली अबाउट हम आज की कंडीशन में चेक करेंगे, हम आज के डेट से हम पूरा एरिया अगर पाइपलाइन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मिलियन हेक्टर हम अगले 10 साल में इरिगेशन के अंडर लेके आ सकते हैं। अगर यही हम कैनाल में जाएंगे तो पूरे 40 साल में, पिछले के 40 साल में हम ओनली 4 मिलियन हेक्टर ही इरिगेशन के अंडर ले पाएंगे। तो इस वजह से हम अगर कैनल पे, पाइपलाइन पे जाएंगे तो 10 साल में हम 5 मिलियन हेक्टर इरिगेशन अंडर लेके आ सकते हैं। ओके, थैंक यू। किसी का कोई अगर डिस्कस करना है, क्या कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। हेलो, हेलो, आवाज आ रही? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी हम सब लोगों ने अमोल सर की जो प्रेजेंटेशन देखी उसमें हमें ये मालूम गिरा कि अगर हम वाटर यूज इफिशिएंसी की जो तकनीकी है अगर उनका यूज ना करें तो हमारे जो रिसोर्सेज है, हमारे पास जो अवेलेबल पानी है उसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक पहुंचाने के लिए यही एक जरिया है। क्योंकि आज हम जो हमारी इरिगेशन नेटवर्क देख रहे हैं उसमें हम कैनल की सबसे ज्यादा यूज करते हैं और फ्लड इरिगेशन पे अभी भी 80% लोग फ्लड इरिगेशन करते हैं क्योंकि हमारे जो क्रॉप्स है वो उस प्रकार के हैं कुछ जैसे में अपना राइस हो गया और वीट हो गया, तो ये जो लार्ज लार्ज प्रोडक्शन जिसका होता है उसमें फ्लड इरिगेशन आज भी यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारी वाटर यूज इफिशिएंसी बढ़ानी है और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो इस तरह की जो नए तकनीक है उनका उपयोग करना हमें बहुत जरूरी है। और शासन अभी ये प्रयास कर रही है हर जगह कि इस तरह की प्रोजेक्ट हो रही है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली प्रोजेक्ट है इसलिए इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन आने वाले भविष्य में इस तरह की प्रोजेक्ट हर जगह पे हमें देखने को मिलेंगे और इसमें जागरूकता और लोगों की बढ़नी चाहिए, किसानों की बढ़नी चाहिए, जिससे कि उनकी आय दुगनी हो और जो अपना ओवरऑल जीडीपी हम देश का बोलते हैं वो इसमें बढ़ सके। तो मैं सर का शुक्रगुजार हूँ। और अभी जो हमारे सभी श्रोतागण आज हमें से जुड़े हैं तो उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको किसी को अभय सिंह सर को या अपने अमोल सर को कोई सवाल होंगे तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मध्य प्रदेश से मोहिनी जी है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके ये वेबिनार के बारे में उनकी प्रतिक्रिया और कुछ सवाल हो गए तो वो पूछ सकते हैं। अजीत जी है, राजेंद्र पाटिल जी है, तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दे सकते हैं, ऐसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मोहिनी जी, आप अनम्यूट करके बात रखिए। मोहिनी जी, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ भैया जी, उस दिन गए थे ना, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत जानकारी भी और वैसी और हमने इतना भी नहीं था, मगर वहां जाने से ना हमको बहुत ज्यादा सीखने को मिला। और हम लोगों का यहाँ आने के बाद में कुछ मतलब ताप्ती सेवा समिति है, उन लोगों से मिले हम लोग और गायत्री परिवार सब लोग एकत्र हो करके इसके बारे में हमने भी सोचा कि बहुत कुछ करना है हमको। ज्यादा से ज्यादा मतलब ताप्ती के किनारे पर पौधे लगाना है और आप लोगों से सीख करके आए जो जल को मतलब बाहर न बहने देते हुए धरती उसको उसको मतलब रोका जाए,
ऐसा बहुत आनंद आया ये सब सारी चीज के लिए। हम लोग तो अभी तक यही सोचते थे कि बस केवल हम लोग पूजा ये हम इष्ट मानते हैं और इनकी मतलब यहाँ हमारे छोटे रूप में है मुलताई में, तो इसको पवित्र रखे और यहाँ तक के कि जो ताप्ती का जल हम लोग यहाँ से निकल के जा रहा है तो वो आचमन करने योग्य बना सके। अभी तक के हम लोगों का यही तक के सोच सीमित थी। मगर अभी जब मीटिंग में गए वैसी थोड़ी सी हमको ये दिक्कत हुई कि ज्यादातर हम अंग्रेजी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। बस उतनी सी हमको परेशानी थी, बाकी कुछ तक समझ सकते थे। तो वो काफी हमको उससे सीखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के जो दोनों वक्ता हैं उनके जो भी उन्होंने प्रेजेंटेशन हाँ हाँ दिया हाँ उसके हाँ बारे हाँ में आज कुछ बात रखी है। हाँ हाँ। तो नहीं ये भी बहुत ही बढ़िया चीज थी आज की भी मतलब उन्होंने जैसे हमारे पशु जो जमीन में रहते हैं उनके उनकी रक्षा के लिए भी हमें दायित्व सौंपा है और जल के लिए भी कैसे क्या करना है ये सब आप लोगों से मिल करके जो है तो ये हम पहले वो कहते हैं ना कि मेंढक का जो ये कुएं का मेंढक होता है हम लोग वो उस तरह की सोच थी हमारी कि हम जो कर रहे हैं ये हम बहुत कुछ कर रहे हैं मगर आप लोगों के सामने जो है ये आप लोगों की उच्च स्तरीय सोच को देख करके हमें बहुत आनंद आ रहा है और भगवान करे कि हम ऐसे ही आपसे प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। राजेंद्र जी आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो? अभी एमपी के नहीं, बारे में अगर सवाल तो नहीं, बताऊंगा मैं तो लेकिन एमपी में भी ओके ओके मेरे कुछ सवाल तो नहीं, लेकिन जो भी शिंदे सर के की तरफ से हमको आज जल व्यवस्थापन के बारे में जो भी उन्होंने कहा कि जो हमारे पारंपरिक जो भी इरिगेशन प्रणाली है जैसे कि फ्लड इरिगेशन हो तो उसको जो वो उसकी जगह पे अगर ड्रिप या स्प्रिंकलर की तरफ हम जाएंगे तो अपना वाटर सेविंग होगा और जो भी पानी का पूरे से पूरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक अच्छा विचार था और जो आधुनिक तरीके से जो ड्रिप का और जो भी इरिगेशन प्रणाली का उन्होंने जो भी रखा है थोड़ा मुझे इसमें एक ही जानना था कि अगर हम पूरा ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन करेंगे तो उस कंडीशन में जो आज हमारा नेचुरली वाटर रिचार्ज हो रहा है सॉइल का जो फ्लड इरिगेशन में नॉर्मली हो जाता था तो उस पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा आपका जो ओपन वेल वगैरह हो तो ट्यूबवेल वगैरह हो तो उसका रिचार्ज कम हो जाए होगा ऐसा कुछ नहीं हो सकता सर? डेफिनेटली वहाँ पे अगर वाटर रिचार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि हम पानी जितना मात्रा में चाहिए उतना ही दे देंगे। लेकिन कंसेप्ट क्या है कि हमको इरिगेशन एरिया इंक्रीज करना है तो जितना पानी मात्रा में चाहिए हम उतना ही पानी दे रहे हैं। अगर हम प्रपोज करें कि फार्मर उस एरिया में गवर्नमेंट हम प्लान करें कि भाई 1,000 हेक्टर इन्वेस्टमेंट करके आप इरिगेशन प्रोजेक्ट लेके आइए और उसी एरिया में आप कुएं भी लीजिए बोरवेल भी लीजिए लेकिन वो बेनिफिट नहीं है ना फिर। तो मीन्स गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है आप भी इन्वेस्टमेंट करें। दूसरे से मैंने जो स्लाइड दिखाया अगर 10,000 हेक्टर का प्रोजेक्ट है वहां पे फार्मर खुद इन्वेस्टमेंट करके पंप लगाएगा तो उसको 25,000 एचपी का पंप चाहिए इतने पंप चाहिए। उसकी जगह पे सब लोग इकट्ठा आके या फिर गवर्नमेंट आके उस एरिया में प्रोजेक्ट प्लान करेगा तो उसको 5,000 एचपी में इरिगेशन हो जाएगा। तो उसमें गवर्नमेंट एक ही जगह पे हमको इन्वेस्टमेंट सोचना चाहिए कि भाई एक ही इन्वेस्टमेंट करो एक ही सोर्स से आप पानी लीजिए अलग अलग सोर्स से पानी मत लीजिए तो उसका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा इनकम भी बढ़ेगा। आपका महीना करेक्ट है कि ड्रिप से पानी लेंगे तो उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्यों चाहिए क्योंकि उस एरिया में इरिगेशन नहीं है इस वजह से उसको बोरवेल के लिए पानी चाहिए या फिर वेल के लिए पानी चाहिए। अगर उसको कंटिन्यूअसली हम सीजन में कंटिन्यूअसली रोटेशन के हिसाब से फिक्स रोटेशन में पानी दे रहे हैं तो उसको वेल के लिए कुछ पानी की नेसेसिटी नहीं है उसको अलग वेल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको पानी मिल रहा है डायरेक्ट। ओके सर, थैंक यू।
विशाल ठाकरे जी, आपको कुछ पूछना जैसे है? अभी मोहिनी मैडम ने बताया कि एमपी के है, तो एमपी में भी अभी हम लोग ताप्ती रिवर के ऊपर ही एक प्रोजेक्ट करे, पारसडो बैतूल के पास। तो वहाँ पे 16,000 हेक्टेयर का हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट वहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और अभी वहां से हम पानी दे रहे हैं, इरिगेशन का ही है, सेम ताप्ती रिवर के ऊपर ही। ओके, गुड सर। हाँ हाँ, विशाल अटनेर ठाकरे के जी। पास, अटनेर हाँ हाँ, तहसील में। अच्छा अच्छा। विशाल ठाकरे जी, आपको कुछ बात रखना है? अच्छा, मेरे दोनों वक्ताओं से दो तीन सवाल है, मैं पूछता हूँ। अभय सिंह जी, मैं तो आपसे फिजिकली बहुत बार मिला हूँ गौशाला में, लेकिन आज जो आपसे सुना महावीर खेती के बारे में, वो बहुत ही बढ़िया लगा। और एक ऐसे मन में सवाल आया कि अगर कोई किसान आज से अगर महावीर खेती शुरू करता है, तो उससे जो उसका अर्निंग कब से बढ़ेगा, कितने दिनों में, और उसके लिए उसको पानी की कितनी जरूरत होगी, ये सारे सवाल मेरे मन में आए। देखिए, बात बात ऐसी है कि हम इनकम खर्च कम करना भी इनकम का एक हिस्सा होता है। हमें पैसे कब मिलते हैं? जब माल हम सेल करते हैं। लेकिन खर्च पहले इतना ज्यादा हो जाता है कि उसके जो बिक्री के अनुरूप में बहुत कम होता है। इसलिए हमारा जो महावीर खेती में है कि खर्च कम से कम करना है आपको। आप स्वावलंबन होना चाहिए, अपना पानी, अपना खाद, अपना बीज, तो और अपना मेहनत। मैंने ठीक है, हम बाहर से आदमी रखें, लेकिन अपने भी कुछ ना कुछ होने चाहिए। तो आपका खर्च बीज खरीदना नहीं है, खाद खरीदना नहीं है, पानी अपना हो गया। पानी का लेवल हर साल 2 फुट बढ़ेगा, 2 से 5 फुट तक बढ़ेगा, ये गारंटी है। आप 1 एकड़ में ट्राई कर सकते हैं कि अगले बार देखिए उसी डेट को लेवल से 5 फुट लेवल बढ़ेगा। तो अपना पानी, अपना खाद, अपना बीज, अपना मेहनत, तो खर्च कम हुआ। दूसरी बात, सबसे पहले हम क्या करते हैं? बेचने के लिए करते हैं खेती। सबसे पहले हमारे घर में जो आवश्यकता है कि हम बेच के भी पैसे से अनाज लाने वाले हैं। तो हम जो जो चीज हम अपने घर में कर सकते हैं, अगर हर चीज हर जमीन में नहीं होता है, बात सही है, लेकिन जो भी चीजें हमारे खेत में हो सकती है और हमारे घर में लगता हो, तो पहले वो सब चीजें करेंगे, ताकि हमें बाहर से कम खरीदना पड़े, तो खर्चे स्वाभाविक कम होंगे। हम एक दूसरे के यहाँ जाते हैं तो उन्हीं चीजों को, शुद्ध चीज जो है, हम वो लेकर जाएं, तो उससे भी हमारे खर्चे कम होंगे। गो आधारित है तो घर में दूध हो गया, घर में दही हो गया, घर में घी हो गया, घर का बैल हो गया, घर का गाय हो गई, घर की खाद हो गई, घर की गोमूत्र से फवारनी हो गई। हम सेहत में, बीमारियों पे जो खर्च होता है वो जीरो हो जाएगा हमारा। हमारा जो तो खर्च इतना कम हो जाएगा कि जो भी मिलेगा वो हमारे लिए एक इनकम का एक महास्रोत होगा। तो इस तरह से हम इनकम बढ़ा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। और ये जो है मतलब जैसे वो वीडियो में जैसे आपने बताया कि हमें ज्यादातर जो भी इंस्ट्रूमेंट है फ्लोइंग का वगैरह, उसकी जरूरत नहीं है, वो कंसेप्ट क्या है? नहीं, कंसेप्ट ऐसी है कि हम जमीन की जितनी जो, एक्चुअल में इसके लिए नेचुरल प्राकृतिक जाना पड़ेगा। और जमीन की जब भी हम टॉप लेयर को ज्यादा जुताई करते हैं, तो बरसात में जो पानी होता है टॉप लेयर को ही जाता है, हमारा जो हिस्सा है वो बह जाता है। इसलिए इतना ज्यादा जुताई करना, और जुताई करते भी हो तो बीच में नालियां दीजिए, जिससे कि नालियां, अब जो मिट्टी बहे तो हमारी नाली में रहे। जुताई करते हैं ठीक है, लेकिन हम नाली पूरा प्लेन जमीन बना देते हैं, तो जब बरसात होता है तो टॉप लेयर जो है, जिसको इतना मेहनत तैयार किए हैं, वो बाहर चला जाता है। बाहर कहाँ जाता है वो तो छोड़ दीजिए। तो हमें अगर जुताई करना है तो हम बीच में हर 4 फुट पर, 3 फुट पर नाली बनाएं, जिससे कि वो जो भी टॉप लेयर है नालियों में ही जमा हो, हमारे खेत से बाहर नहीं जाए। जो पानी हो वो भी नाली में जमा हो। और जितना पानी होता है अलग अलग, अभी उन्होंने सिंधे साहब ने बताया था कि अलग अलग एरिया के अनुसार जो है चॉइस होता है। तो जहां पानी अधिक होता है नाली को ज्यादा गड्ढा करें, पानी कम होता है तब तो नाली कम बनाए, तो हमारा खेत में गिरने वाला पानी बाहर ना जाए। ये मूल सिद्धांत पर काम करना है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अमूल जी, आपसे एक सवाल था कि हाँ सर। ये जो इरिगेशन सिस्टम है, अभी जो भी बहुत पुराने वाले कैनॉल्स है, तो वो कैनॉल के जगह ये सिस्टम अगर इम्प्लीमेंट करना होगा, तो पर एकड़ खर्चा, या फिर वो एरिया में समझो 10 किलोमीटर से पानी लिफ्ट करके लाना है कैनॉल में, तो उसके लिए खर्चा, और ये
ऐसे कोई गवर्नमेंट स्कीम है कि जिससे फार्मर्स को डायरेक्टली, जैसे आपने कहा कि कॉमनली उन्हें एक ही साथ पानी मिल सकता है, तो इसके लिए कितना खर्चा और कोई स्कीम में ऐसे कर सकते हैं क्या किसान? सर हाँ सर, अगर फार्मर लोगों के पास उसका वाटर लिफ्टिंग का परमिशन है उनके पास, तो सब लोग इकट्ठा आके वो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि ऐसे ही बहुत सी स्कीम अभी पश्चिम महाराष्ट्र में सातारा, सांगली, कोल्हापुर उस एरिया के लोगों ने सब इकट्ठा आके उन्होंने बैंक से लोन लिया। उस बैंक से लोन लेके उन्होंने प्रोजेक्ट कर लिया। जो रिपेमेंट है वो डायरेक्ट बैंक को पेमेंट कर देते हैं। उन्होंने एक कंपनी को काम दे दिया, उस कंपनी को पेमेंट करते बैंक, उस वजह से उनका रिपेमेंट हो जाता है। लेकिन उसके लिए उनको वाटर लिफ्टिंग का परमिशन चाहिए। और कॉस्ट का देखेंगे तो अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग कॉस्ट थी। आपका कैनाल के हिसाब से आपका एरिया कहाँ पे है, क्या है। अगर सिर्फ पाइपलाइन का देखेंगे तो पाइपलाइन के हिसाब से अगर बहुत लंबा पाइपलाइन है तो 1 या 1.5 लाख रुपए पर 1 टका का खर्चा आता है। उसके साथ उसको अगर ड्रिप भी कनेक्ट करना है फार्मर्स लोगों को, वो खर्चा पड़ेगा फिर से। आपका एरिया कौन सा है, कौन से एरिया से आपको पानी उठाना है, उसके ऊपर आपका कॉस्ट डिपेंड है। ओके। क्योंकि मैंने जो फील्ड विजिट किए हमारे एरिया में, तो बहुत सारे जो कैनल सिस्टम है वो अभी उसका स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया है, मतलब वो काम नहीं कर रहे। तो इससे इससे अगर वो फायदा होता होगा किसानों का और उस वजह गवर्नमेंट से का। अलग, जैसे मैंने मॉडल दिखाया कि अगर उस ब्रांच का एक मेन कैनल है और उसे एक ब्रांच है सपोज 600 हेक्टर का, तो 600 हेक्टर के लोग बोलेंगे भाई हमको अभी कैनल से नहीं पानी चाहिए, हम डायरेक्ट मेन कैनल से पानी लेंगे, डायरेक्ट पाइपलाइन से। तो वो भी सब इकट्ठा के ले सकते हैं गवर्नमेंट से बात करके। उनको गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ेगा, भाई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है उसको बंद कीजिए, उसकी जगह पे हमको पाइपलाइन से पानी दे दीजिए। और गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा तो गवर्नमेंट से ले लीजिए, या फिर आप लोग खुद आगे इकट्ठा आके आप लोग डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। इट्स मतलब इससे पानी की भी बचत होगी और यस। इलेक्ट्रिसिटी की और हाँ, पैसे इलेक्ट्रिसिटी की भी। बचत होगी। और ये जो करेक्ट। हर खेत में अलग अलग किसानों को कुएं की जरूरत है वो भी कम हो जाएगी, हाँ, नहीं रहेगी, क्योंकि मतलब। डायरेक्ट हम पानी दे रहे हैं फार्मर्स को, हाँ उसको फिक्स हाँ। पानी मिल रहा है। पहले केस में था लोग क्यों लेते थे, उसको गारंटी नहीं था मुझे कैनाल से पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उस या वजह से वो कैनाल की साइड में या फिर नाले की साइड में कुआं लेता था, तो उसका सीपेज आके कुएं में जमा हो जाए तो वहां से पंप करता था। यस, यानी कि ये मल्टी बेनिफिशियरी है टू फार्मर्स, यस। टू गवर्नमेंट एंड टू एनवायरमेंट करेक्ट। आल्सो। यस, करेक्ट। यस यस, थैंक यू वेरी मच। तो अभी विशाल ठाकरे जी आपको कुछ बात रखना है, नहीं तो फिर हम समापन के तरफ जाते हैं। चलेगा। तो मैं आप सभी महानुभाव को एक बार बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो वेब सीरीज है 23 मई से शुरू है, आज 22 एपिसोड कंप्लीट हुए। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को हम जो भी है यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि ये सत्संग है, और सत्संग में ज्यादा लोग नहीं आते, लेकिन जो आते हैं वो बहुत ही दर्दी होते, गर्दी नहीं रहती लेकिन दर्दी बहुत रहते, और यहाँ पर सीखने के लिए आते आप जैसे महानुभावों से। तो ये बात रखकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी जो हमारे मेंटर है, और उनके टीम के मेंबर विनोद बोधनकर सर, नरेंद्र चूक सर, डॉक्टर स्नेहल डोंडे मैम और बहुत सारे, तो इन्होंने ये वेब सीरीज जब से शुरू किया जून 2020 से, तो मेरा भाग्य रहा कि मैं सभी एक्सपर्ट को सुन पाया, और उनके साथ जब उन्होंने आओ नदी को जाने का ऑनलाइन संवाद यात्रा शुरू किया, 29 जिलों की यात्रा मैंने गया था बीच में। हाँ, तो मैं कह रहा था कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी कहते हैं हर बार, जैसे अभी शिंदे सर ने और अभय सिंह सर ने बोला कि हर काम में 4 कैटेगरीज होनी चाहिए, जैसे संत, शासन, महाजन और समाज। तो जब ये चारों मिलकर काम होता है तो काम सस्टेनेबल होता है।
ऐसे हमने उनसे सीखा है। तो आप दोनों जब बात रख रहे थे तो ये बात की बार बार हमें याद आ रही थी कि आप समाज के लिए भी काम कर रहे हो। और संत तो कहते हैं कि जो भी आप जैसे साइंटिस्ट है जो बड़ा बड़ा काम करते हैं, तो ये सब संत और महाजन यानी कि जो जैसे अभी कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए CSR फंडिंग लगता है, तो जो भी डोनेशंस मिलते हैं वो महाजन लोग दे सकते हैं। और ये सब काम किसके लिए, तो समाज के लिए। तो ये सारी बातें हम आपसे आज सीखे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सभी अभी फिर से नेक्स्ट संडे मिलते हैं, और आप जैसे महानुभाव जो हमें आपसे सीखने को मिलता है, तो ये कंटिन्यू रहेगा सेशन ऐसे। और तापी माँ की सेवा में हम लगे हैं, तो तापी माँ को हम अच्छी तरह से कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसकी कोशिश जारी रहेगी। अगर कोई बात रखना चाहता है तो बात रखिए, फिर हम रुकते हैं। हाँ बोलिए राहुल सर, आप कुछ बात रखना चाहते हैं? नाही, आता समारोप करूया सर आपण. चांगलं सेशन झालं आजचं आणि ठीक सगळ्या आहे. वक्त्यांचा आभार. यस, अमोल सर आपको कुछ बात रखना है? नहीं सर, थैंक यू सर मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मोस्टली राहुल मुझे 1-1.5 महीने से बोल रहा था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। यस थैंक यू राहुल। यस, और आपका बहुत कीमती समय देने के लिए मैं हमारे पूरे कोर टीम के तरफ से आपका आभारी हूँ। और हम यहाँ पर Thank you. रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।